हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएमएस केमिस्ट्री। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे सीएसआर नेट का सितंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट बी और ये 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 1। और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होगी। तो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने दिया है BF3। और ये जो BF3 है वो होता है लिविस एसिड। अब लिविस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे OH। अब यहाँ पे दो टाइप के OH है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो OH है वो इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पाएगा, यही OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि देखो इसके बाद जो इंटरमीडिएट बनता है वो यही स्टेबल होगा अगर आप इस OH से डोनेट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो PH और यहाँ पे क्या होगा O, इस पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे है BF3-। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे है टर्शियरी ब्यूटाइल। अब होता क्या है, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरह से टूट के चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बना हुआ है, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये जो पोजीशन है ये बेंजाइलिक पोजीशन है, इसीलिए ये कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो देखो अगर ये OH यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देता और यहाँ से OH टूट जाता तो कार्बोकैटायन इस पोजीशन पे बनता, जो कि कार्बोकैटायन इस पोजीशन के कंपैरिजन में कम स्टेबल है, इसीलिए हमने इसी OH को क्या किया है, रिएक्ट करवाया है। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे होने वाला क्या है, ये जो OH है ये OH क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से आएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जो कि विरोधी प्लेन है, क्योंकि OH आपका अबोधी प्लेन है, ये हाइड्राइड आयन के फॉर्म में यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे। ठीक है, हाइड्राइड आयन के फॉर्म में क्या करने वाला है, वो अटैक करेगा उस कार्बोकैटायन पे और कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है PH और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे देखो इस तरह से बनेगा कार्बोनिल। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है वो किस साइड से इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। आपको पता है कार्बोकैटायन जो है वो प्लेनर होता है, वहां पे आप दोनों साइड से अटैक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो रहा है कार्बोकैटायन पे वो बिलोदी प्लेन है, इसीलिए है बिलोदी प्लेन की साइड पे ही अटैक करेगा, उसी साइड से यहाँ पे अटैच होगा और PH होगा अबोधी प्लेन और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप तो आपका अबोधी प्लेन ही है। ठीक है, समझ गए। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट होने वाला है। ओके, अब देखो यहाँ पे और एक मैकेनिज्म हो सकता था और एक प्रोडक्ट बना सकते थे आप, होगा क्या यहाँ पे देखो। अब ये कार्बोकैटायन जो बना हुआ है इसे इसे आप इस तरह से ले जाके ये वाला आपने यहाँ से हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर किया है, इसके रिस्पेक्ट में आप ये CC बॉन्ड ग्रुप को ब्रेक करके फ्रैगमेंट करके यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को भी स्टेबलाइज कर सकते थे। अगर आप ऐसा करते तो देखो इससे कौन सा प्रोडक्ट बन जाता, इससे देखो ये है यहाँ पे है PH और यहाँ पे बनेगा ये अल्डिहाइड बन जाता। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे अल्डिहाइड बन जाता। ओके, तो अगर आप फ्रैगमेंटेशन करवाते तो ये प्रोडक्ट बनता। ठीक है, अगर आपने हाइड्राइड आयंस अगर आप हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करवाते हो तो ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, कौन सा प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किया है, पर यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड है वो है। ओके, ये जो है वो कब बनता, अगर आप ये वाला OH निकाल देते, ये वाला OH जो है वो निकाल देते, कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म करते तो ये प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है, समझ गया, जो कि यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि आपको पता है कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा, PH के कार्बन पे जो कार्बोकैटायन
बनेगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, जो कि नहीं बनने वाला है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो हैं वो इसने दिए हैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफर के। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो ऑप्शन है वो आपके लिए करेक्ट है। ओके, ये जो दोनों है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके यहाँ पे देखो कार्बोनिल की पोजीशन टर्शियल ब्यूटाइल के रिस्पेक्ट में गलत दिखाई है इसने। ठीक है, दोनों गलत है। आपका देखो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है यही इस एग्जाम्पल के लिए करेक्ट होगा, और यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर के थ्रू ये रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रक्चर दैट करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग H1 NMR स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पे एक NMR स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, इसे हम देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन का एक यहाँ इसने सिंगलेट दिया है, 2 हाइड्रोजन का डबलेट ऑफ डबलेट है, 1 हाइड्रोजन का डबलेट ऑफ ट्रिपलेट है, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट है, और यहाँ पे भी सेम 1 हाइड्रोजन का डबलेट ऑफ ट्रिपलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे ये देख लेते हैं सबसे पहले। इसके साथ 3 मेंबर्ड रिंग पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो है CO2Me, और यहाँ पे है मिथाइल मिथाइल, और ये दोनों मिथाइल जो हैं वो सिमेट्रिकल है। यहाँ पे उनका इन्वायरमेंट जो है वो सेम है, इसीलिए 6 हाइड्रोजन क्या दिखा रहा है, सिंगलेट दिखा रहा है। 6 हाइड्रोजन एक साथ सिग्नल दिखा रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये दोनों मिथाइल जो होंगे वो क्या है, इक्विवेलेंट मिथाइल है। ओके, तो देखो ये अगर हम इस CO2Me को लिखते हैं तो ये ऐसे बनेगा, वो यहाँ पे आएगा CH3, और OCOMe को अगर हम लिखें तो देखो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे आएगा CH3। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन को अटैच है, और यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो कार्बोनिल को अटैच है। ठीक है, तो जब भी देखो CH3 ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच होता है, जब भी CH3 ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच होता है तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की रेंज ये होती है। ठीक है, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की रेंज ये होती है, और इसकी 3.5 से भी बहुत कम होगी। ठीक है, क्योंकि ये ओनली कार्बोनिल को अटैच है, यहाँ पे सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को अटैच है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो कि यहाँ पे दिख रही है 3.64। इसीलिए यहाँ पे देखो ये इनकरेक्ट है, और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OCH3 ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो वैल्यू है मिथॉक्सी की, CH3O की, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इससे आप बहुत सारे NMR के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखें अगले एग्जाम्स के लिए भी। ओके, तो इससे हमने क्या किया, हमने इससे पता चला कि ये दोनों जो ऑप्शन है, ये जो दोनों ऑप्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि OCOMe नहीं होगा, मिथाइल कार्बोनिल को अटैच नहीं है, मिथाइल ऑक्सीजन को अटैच है। अब उसके बाद हमें देखना है कि इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, CO2Me और CO2Me ग्रुप जो दोनों हैं वो सेम साइड में होंगे या डिफरेंट साइड में होंगे। ठीक है, तो यही आपको देखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं कि ये आपको बताएं कि यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में ये दोनों क्या है, सेम साइड में है। दोनों क्या है, सेम साइड में प्रेजेंट है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ओके, और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है वो होंगे बिलो दी प्लेन, यहाँ पे भी है बिलो दी प्लेन। ओके, तो ये इसमें से एक होगा अबोव दी प्लेन, और ये हो सकता है बिलो दी प्लेन। तो इस तरह से ये जो आपका पहला ऑप्शन है वो होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप एक प्लेन डाल सकते हो, यहाँ से इस मॉलिक्यूल से एक प्लेन जाएगी। अब अगर ये प्लेन जाएगी तो देखो ये स्टर ग्रुप इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये स्टर ग्रुप और ये दोनों स्टर ग्रुप सिमेट्रिकल है। इसका मतलब इन दोनों पे जो मिथाइल ग्रुप है वो भी इक्विवेलेंट है। इसीलिए यहाँ पे देखो 6 हाइड्रोजन का
एक ही सिंगलेट आ रहा है, 6 हाइड्रोजन का एक ही सिंगलेट आ रहा है। ठीक है, समझ गए? तो ये तो सही है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अब ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों भी क्या हैं, इक्विवेलेंट है। ओके, और जब भी आप कोई इसमें प्लेन डालते हो और प्लेन से अगर कोई प्रोटॉन रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा, दोनों मिरर इमेजेस हैं, तो अगर वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन होते हैं, और इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन क्या होते हैं, ऑलवेज एनएमआर में इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या दिखाएंगे, सेम सिग्नल दिखाएंगे, जो क्या होगा, जो उसी को अभी हमें देखना है कि क्या ये इसके साथ, दोनों के साथ ट्रिपलेट दिखाएगा या फिर कुछ और दिखाएगा। ठीक है, वो हम समझ लेते हैं। उसके लिए देखो आपको पहले क्या करना होगा, इन दोनों का रिलेशन देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो क्या इक्विवेलेंट है या डिफरेंट इन्वायरमेंट में है। तो देखो सबसे पहले जब मैंने बताया कि आप यहाँ पे प्लेन डाल रहे थे, जब आपने यहाँ से प्लेन डाली थी तब ये दोनों क्या हो रहे थे, ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो अगर ये दोनों बाइसेक्ट होते हैं तो इस टाइप के प्रोटॉन जो होते हैं वो होते हैं डायस्टेरियोटोपिक, डायस्टेरियोटोपिक होते हैं। ठीक है, और डायस्टेरियोटोपिक जो प्रोटॉन होते हैं वो डिफरेंट सिग्नल दिखाते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो प्रोटॉन है, ये ए, ये बी और ये दोनों सी टाइप के हैं। ठीक है, तो ये और बी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट सिग्नल दिखाएंगे क्योंकि वो डायस्टेरियोटोपिक है। डायस्टेरियोटोपिक आइसोमर्स जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, जैसे सीस ट्रांस, उसका इन्वायरमेंट जो है वो अलग होगा। इस हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट जो है वो अलग है और इस हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट जो है वो भी अलग होगा, इसीलिए ये हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू दिखाएगा। अब ये हाइड्रोजन देखो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ भी कपल होगा और इस हाइड्रोजन के साथ भी कपल होगा, इसका मतलब इन दोनों के साथ कपल होगा। तो ये जब इसके साथ कपल होगा तो ये दिखाएगा डबलेट, और जब इन दोनों के साथ कपल होगा तो ये दिखाएगा ट्रिपलेट। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन भी वैसे ही करेगा, इसके साथ दिखाएगा डबलेट और इन दोनों के साथ दिखाएगा ट्रिपलेट, तो ये डबलेट और ट्रिपलेट दिखाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इस दो हाइड्रोजन्स की। अगर इन दोनों की बात करें तो देखो ये दोनों इसके लिए अलग अलग है। ठीक है ना, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट अलग है, इसका इन्वायरमेंट अलग है, इसके साथ ये भी दिखाएगा कपलिंग और इसके साथ भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ जब कपल होगा तो ये दिखाएगा डबलेट, और जब इसके साथ कपल होगा तो ये दिखाएगा डबलेट, और डबलेट ऑफ डबलेट आएगा। तो देखो इस तरह से आपका जो यहाँ पे H1NMR डाटा था वो करेक्ट है, 6 हाइड्रोजन का सिंगलेट, 2 हाइड्रोजन का डबलेट ऑफ डबलेट, और ये दोनों अलग अलग है, 1 हाइड्रोजन डबलेट ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, यहाँ पे डबलेट ऑफ ट्रिपलेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। अब देखो ये जो ए प्रोटॉन है उसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, और वो कितनी है, थोड़ी ज़्यादा है, 1.62। अब ये 1.62 क्यों होगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साइड में होगा, और आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से ये हाइड्रोजन डीसिल्टेड रीजन में जाएगा, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में डीसिल्टेड रीजन में जाएगा, और इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और दूसरा वाला जो है वो क्या है, 1.2, इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम है। इस तरह से देखो ये जो ऑप्शन है इसके लिए ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैंने ये पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे देखो ये किसने रिएक्शन का सीक्वेंस दिया है, ए से बन रहा है बी, सी से बन रहा है डी, और इन दोनों से बन रहा है आपका टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक टोटल सिंथेसिस का पार्ट है। तो ये जो टारगेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं सिंथेसिस से, वो कौन सी सिंथेसिस है यही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्या ये कन्वर्जन सिंथेसिस है, लीनियर सिंथेसिस है, डाइवर्टेड सिंथेसिस है, या फिर डाइवर्जेंट सिंथेसिस है। ठीक है, जनरली आपको रेट्रो सिंथेसिस में इस टाइप की सिंथेसिस पढ़ते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ
डेफिनेशंस हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऊपर हुआ क्या है देखो, ये और सी से बी और डी बनाया हुआ है और बी डी और डी से आगे जाके टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। तो सबसे पहले देखो कन्वर्जेंट सिंथेसिस है क्या, इज अप्लाइड इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल and involves fragment coupling and independent synthesis. This technique is more useful if the compound is large and is symmetry. Compound अगर large है तो convergent synthesis किया जाता है where at least two aspects of the molecule can be formed separately. यहाँ दो मॉलिक्यूल सेपरेटली फॉर्म किए जाते हैं एंड स्टिल कम टुगेदर, उसके बाद उन दोनों को एक साथ लाया जाता है। फॉर एग्जांपल ए और बी से क्या बनाया जाएगा, डी बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये ए किसी एक्स से बनाया जाएगा और ये किसी वाई से बनाया जाएगा। ओके, तो ए और बी से सेपरेटली बनाया जाएगा और उससे डी जो होगा वो बनेगा। इसका मतलब देखो कन्वर्जन सिंथेसिस ही यहाँ पे हो रही है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये कन्वर्जन सिंथेसिस जो ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट होगा। अब बाकी भी ऑप्शन देख सकते हो जैसे कि लीनियर सिंथेसिस है, डाइवर्टेड सिंथेसिस है, डाइवर्जेंट सिंथेसिस है, ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो इस ऑप्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन है कन्वर्जेंट सिंथेसिस। यहाँ पे और बी और डी आप अलग से बना रहे हो और फिर से उससे टारगेट मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है। अब उसके बाद देखो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी था, आपको बस देखना है कि ये रिएक्टेंट क्या है। देखो ये है पीएच, उसके बाद ये यस डबल बॉन्ड ओ माइनस। ठीक है, उसके बाद दिया है यहाँ पे अलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, क्या दिया है, अलाइल ब्रोमाइड। अब होता क्या है, ओके, ये यहाँ से यहाँ पे आता है और इस सल्फर पे जो लोन पेयर होगी वो अटैक करेगी यहाँ पे। ठीक है, ये अटैक करेगी यहाँ पे और आगे जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे यस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। अब देखो यहाँ पे हमने किया क्या है, इस सल्फर से अटैक किया है कार्बन पे, सल्फर से अटैक किया है कार्बन पे। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से अटैक किया गया है। ओके, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सल्फर जो है वो यहाँ पे है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और जब भी कोई रिएक्शन होती है तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे ही अटैक करवाता है, इसीलिए सल्फर से ही यहाँ पे अटैक होगा और ये प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पे देखो इसने किया क्या है, अलीन का फॉर्मेशन किया है जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पीएच है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और आपका देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट होने वाला है। तो जब भी PHSO2 माइनस अटैक करेगा इस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल पे तो सल्फर से ही अटैक होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बताना था। अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आता है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपके पास है कार्बोनिल, तो अगर आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी, सही है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो ये कितने कार्बन्स हो गए, 5 कार्बन्स हो गए। अब देखो इस साइड से भी आप नंबरिंग करवा सकते थे, पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए, इसलिए हमने इस साइड से क्या किया है, नंबरिंग करवाया है। ठीक है, क्यों करवाया है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग आनी चाहिए, इसीलिए हमने इस साइड से करवाया ना कि इस साइड से। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड पोजीशन पे है और यहाँ पे देखो ये CH2Cl यानी कि यहाँ पे इसने बताया है क्लोरोमिथेल मिथिल जो ग्रुप है वो भी प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ये Z है या E है, ये आपको पता करवाना है।
तो इसके लिए आप क्या करवाते हो, ठीक है, इसके लिए कैसे करते हो, देखो एक बार, ये है Cl। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, E और Z निकालने के लिए इस कार्बन पे जो ग्रुप होंगे उसे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग देने वाले हैं। जैसे कि इस यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ओके। तो अब क्या करेंगे, आगे जाएंगे। अब इस कार्बन पे ऑक्सीजन है और इस कार्बन पे क्लोरीन है, जो कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसीलिए एक नंबर इसे आएगा, 2 नंबर इस साइड में आएगा, ठीक है। उसी तरह से इस साइड में एक नंबर इसे आएगा, इस साइड में तो हाइड्रोजन है इसलिए 2 नंबर इसे आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 और 1 सेम साइड में है तो ये होगा Z, ठीक है, ये होगा Z। तो E वाला तो यहाँ पे गलत हो गया, तो Z वाला सही होगा। अब Z में देखो, Z में देखो यहाँ पे Z 3 क्लोरोमिथिल, ओके, Z 3 क्लोरोमिथिल, थर्ड पोजीशन पर क्लोरोमिथिल ग्रुप है, सही है, 1 2 3 पे क्लोरोमिथिल है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, कार्बोनिल, नहीं नहीं, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे EN है, इसका मतलब डबल बॉन्ड जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने दिया है जो नंबरिंग, उसमें सेकेंड डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड पोजीशन पे होगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए, देखो। और यहाँ पे कार्बोनिल जो है वो सेकेंड पोजीशन पे होगा। अगर आप इस साइड से नंबरिंग देते तो आपका गलत हो जाता, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, तो सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता और फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप आता, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो ऑप्शन लास्ट का ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, और इसका नाम होगा Z3 क्लोरोमिथिल पेंट 3E2 ओके। तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछ रहा है कि बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट आर। यहाँ पे इसने एक नेचुरल प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम ये है, ठीक है, कैम्पेरॉल, ये इसका नाम है। अब इसका बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर जो होता है वो है फिनिलएल्यालीन और एसिटिल COA, ओके। ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो ही आपको पता होता, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कभी कभी CSR नेट में वो पूछ लेता है, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में नहीं आए, ठीक है। बहुत कम बार इस टाइप के ऑड क्वेश्चंस को भी वो पूछ लेता है। तो देखो, मैंने इसका ये बताया कि ये जो कैम्पेरॉल है वो एक नेचुरल फ्लेवेनॉल है, जो कि टाइप ऑफ फ्लेवेनॉइड है, ठीक है। अब ये क्या इसका काम है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है ये, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका कैम्पेरॉल है वो फिनिलएल्यालीन इज कन्वर्टेड इनटू पैराक्यूमारिल COA बाय फिनिलएल्यालीन अमोनिया लाइज। तो फिनिलएल्यालीन जो है वो क्या है, इसका बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है। अब देखो, ये है फिनिलएल्यालीन और एसिटिल COA, इन दोनों से क्या बनते हैं, फ्लेवेनॉइड्स बनते हैं। और आपको पता है ये जो कैम्पेरॉल है वो भी क्या है, फ्लेवेनॉइड है। तो इस तरह से ये इसका जो प्रिकर्सर है, बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है, वो है फिनिलएल्यालीन और एसिटिल COA है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये जो इसमें E और C सही है, E और C जो है वो सही है। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें देखो, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन आर। यहाँ पे इसने एक प्रोडक्ट दिया है, ओके, और पूछा है कि कौन से इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेंगे। तो देखो, यहाँ पे ये जो OH माइनस है वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल लेगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है तो इसी तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये NO2 है, ओके। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे Cl है। अब देखो, यहाँ पे ये जो Cl निगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये बेंजाइलिक पोजीशन है और इस एरोमेटिक रिंग के पैरा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो कि
होता है वो क्या कर रहा है, इस बेंजाइलिक पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसे स्टेबलाइज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट क्या होगा, ये इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है। अब उसके बाद ये इंटरमीडिएट जो है वो जिसका ये रिएक्टेंट जो है उसके सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ क्या करने वाला है, रिएक्शन करने वाला है। अब देखो कैसे होगा, ये है Cl। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्ट होगा और यहाँ पे SN2 रिएक्शन के थ्रू Cl चला जाएगा। ओके, और जब ये चला जाएगा तो देखो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे है NO2। ओके, और देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये वाला Cl, उसके बाद यहाँ पे है ये पीएच ग्रुप और इस पीएच के NO2 पे पैरा पोजीशन पे NO2। तो इस तरह टाइप का यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा जो कि यहाँ पे सेकेंड इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसका सेकेंड इंटरमीडिएट है। आगे जाके क्या होगा, देखो आगे जाके ये यहाँ पे आएगा और इस तरह से Cl चला जाएगा। ठीक है, तो ये Cl चला जाने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पे देखो ऐसे बनने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बनाओगे फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका इंटरमीडिएट होगा जो कि ए और बी है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में नहीं बनेंगे। तो जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो तो आपको उसका मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए कि किस तरह से मैकेनिज्म करके इंटरमीडिएट के थ्रू आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो देखो ये होगा ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे एनाइन का फॉर्मेशन किया जो क्या है, स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट है। आगे जाके SN2 रिएक्शन करवा दिया आपने। ठीक है, और ये सेकेंड इंटरमीडिएट बनाया था। अब उसके बाद देखो यहाँ पे द पेयर ऑफ रिएक्शन डिपिक्टेड बिलो आर, यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं। ओके, ये दो रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है वो आपको बताना है। क्या वो इनैंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, डायस्टीरियो स्पेसिफिक है, उसके बाद देखो और भी ऑप्शन देखते हैं, डायस्टीरियो सिलेक्टिव है या फिर इनैंशियो स्पेसिफिक है। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, इससे ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैं दो टाइप की रिएक्शन बताता हूँ आपको। सबसे पहले होती है स्टीरियो सिलेक्टिव, एक होती है सिलेक्टिव, और दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है स्पेसिफिक। क्या होती है, स्पेसिफिक। देखो सिलेक्टिव में क्या होता है, सिलेक्टिव में दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये और बी बनेगा, ये दोनों बनेंगे। ठीक है, तो इस सिलेक्टिवली इसमें से कोई एक क्या होगा, मेजर होगा और कोई एक माइनर होगा। इस टाइप के प्रोडक्ट अगर किसी रिएक्शन में बनते हैं तो हम उसे बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्पेसिफिक में हो क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक ही बनेगा, इसका मतलब ए ही बनेगा, बी नहीं बनेगा, वही एक क्या होगा, आपका मेजर होगा। समझ गए आप, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो क्या है, मेजर होगा, उसे हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे इस रिएक्शन से कोई एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, देखो हो सकता है कि यहाँ ये बिलो दी प्लेन जो ग्रुप दिखाया है ये अबोव दी प्लेन वाला भी बन पाता। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, एक ही बना हुआ है, इससे बस एक ही प्रोडक्ट बना हुआ है, इस वाले से बस एक ही प्रोडक्ट बना हुआ है। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, स्पेसिफिक है। ठीक है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, स्पेसिफिक है। उसके बाद देखते हैं कि ये इनैंशियोमर्स की रिएक्शन है या फिर डायस्टीरियोमर्स की रिएक्शन है। तो देखो अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो देखो अगर आपको मैं बता दूं कि ये जो कायरल सेंटर हैं दोनों, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सपोज कर लो आपके पास है R, इसकी भी है R, सपोज कर लो। ठीक है, ये क्या होगी आप निकाल के भी देख सकते हो, बस सपोज कर लो कि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री R। तो यहाँ पे देखो इस कायरल सेंटर में चेंज है तो यहाँ पे वो जाएगी यस, क्योंकि यहाँ पे OH वो बिलो है, यहाँ पे बिलो है। ठीक है, तो R से यस चेंज होगी, पर यहाँ से R है तो R ही रह जाएगी। ठीक है, तो अगर देखो फर्स्ट वाले एक में क्या था, R था, सेकेंड वाले में ये R से यस हो रहा है, तो यहाँ पे तो चेंज है
तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चेंज है पर यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अगर इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है तो ये होते हैं डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स क्या होंगे, आर आर से देखो चेंज होके यस यस होगा, दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे, तो वो होते हैं इनैंशियोमर्स। अगर आर आर से आर आर ही रहता है तो हम उसे बोलते हैं होमोमर्स, ठीक है। तो वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये बनेंगे होमोमर्स, ये इनैंशियोमर्स, और यहाँ पे डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पे डायस्टीरियोमर्स की आप रिएक्शन करवा रहे हो और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है स्पेसिफिक, इसीलिए हम इसे बोलेंगे डायस्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो ये क्या है, डायस्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। ये जो क्वेश्चन है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री का है। ये बता रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ 2 बुटानॉल, ओके, enantiomeric excess है x%, show 2 doublets in H1 and a mass spectrum of the ratio 3s/2, the value of x is value of x की, यानी कि enantiomeric excess आपको निकालना है। ये बता रहा है कि प्रोडक्ट जो इसमें बन रहा है, जो ये प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है वो बनता है इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका इनैंशियोमेरिक एक्सेस क्या होगा, इसका इनैंशियोमेरिक एक्सेस जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो H1 NMR है इसमें 2 डबलेट बन रहे हैं, ठीक है, 2 डबलेट हम निकाल लेते हैं, इसमें 2 डबलेट है और इसका जो रेशियो है वो है 3s/2, ठीक है। अगर इसका 3 है तो ये 2 है, तो हो सकता है कि ये एरिया रेशियो हो, ये जो डबलेट आ रहा है इसका एरिया रेशियो 3 है और इस वाले का एरिया रेशियो जो है वो 2 है, ठीक है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट आइसोमर्स है, ये दोनों दो अलग अलग आइसोमर्स है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये अलग अलग डबलेट दिखा रहा है और उसका एरिया रेशियो जो है वो अलग है, ठीक है। इसका मतलब जो आइसोमर्स है उसका परसेंटेज भी अलग है, ठीक है, एक का परसेंटेज ज्यादा है और दूसरा आइसोमर जो है उसका परसेंटेज कम है, ओके। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज 100% होगा, ओके। अगर दोनों आइसोमर्स आपको दिखाने हैं तो दोनों आइसोमर्स का परसेंटेज कितना होगा, 100% होगा, ओके। तो हमें क्या करना है, इस परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे 20 से, किसी एक नंबर से इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे कि ये रेशो जो है वो कन्वर्ट हो जाए 100% में। तो देखो जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 60 और ये हो जाएगा 40 और टोटल इसका होगा 100%, तो सही है, ये सही है, ओके। ये 60 हो रहा है 20 से मल्टीप्लाई करके, हम सेम यूनिट से इसे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया 40 और दोनों मिला के हो जाएगा 100%। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आइसोमर्स है ये इसमें से एक आइसोमर 60% है और दूसरा आइसोमर क्या है 40% है, ये आपने इस रेशो से बता दिया। अब आपको क्या करना, इनैंशियोमेरिक एक्सेस निकालना है। इनैंशियोमेरिक एक्सेस में क्या होता है, एक्सेस कौन है वही तो बताना है आपको, ठीक है। इनैंशियोमेरिक एक्सेस क्या होता है, एक्सेस कितना है, ठीक है। अब ये जो दोनों आइसोमर्स है इसे आप जब माइनस करवाते हो तो जो आंसर आता है वो है 20 और यही आपका इनैंशियोमेरिक एक्सेस होता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, अगर ये 60 है, ये जो आइसोमर्स है इसके 60 मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो आइसोमर्स है इसके 40 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो होता क्या है, इस 40 के साथ ये 40 चले जाएंगे और एक्सेस में कितना रहेगा, ये एक्सेस में रहेगा 20, ठीक है, समझ गए, एक्सेस में रहेगा 20 और यही आपका इनैंशियोमेरिक एक्सेस होगा। तो इस तरह से इसके लिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे एक पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन है, ओके, ये भी एग्जांपल बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन किया है, रिंग क्लोजर किया है, ठीक है। पेरिसाइक्लिक में हम रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजर दोनों टाइप की रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो देखो
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो किस तरह से बनेगा। तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन के थ्रू देखो ये इस तरह से जाएगा, ये यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा और ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब देखो जब आप ये रिएक्शन करवा रहे थे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट था, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट था, तो देखो 2 2 4, यहाँ पे 6 8 और ये 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। ओके, इसका मतलब ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो, अगर आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो इसका मतलब ये 4n+2 सिस्टम है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो भी वो क्या होती है, 4n+2 सिस्टम होती है। अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 4n सिस्टम होती है। सेम अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो भी वो 4n सिस्टम ही होती है। तो यहाँ पे जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब यहाँ पे ये 4n+2 सिस्टम है। ओके, अब उसके बाद हमें बताना है कि ये थर्मल कंडीशन है या फोटोकेमिकल कंडीशन है। ठीक है, तो देखो ये तो गलत है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लोजर रिंग क्लोजर तो नहीं है, क्योंकि हमें पता चला है कि ये 10 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर है। ओके, अब उसके बाद हमें आपको एक रूल पता होना चाहिए जो हम पढ़ते हैं 4n और 4n+2 सिस्टम के लिए। यहाँ पे देखो 4n थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए यहाँ पे होता है डिस रोटेटरी रोटेशन, यहाँ पे होता है कॉर्न रोटेटरी रोटेशन। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉर्न और यहाँ पे होगा डिस रोटेटरी रोटेशन। ओके, तो देखो जब भी डिस रोटेटरी रोटेशन होता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में नो चेंज आएगा। ठीक है, नो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर आप कॉर्न रोटेटरी रोटेशन देखते हो तो वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, डिस रोटेटरी रोटेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती। तो देखो इस तरह से हम किस तरह से इस क्वेश्चन को इस रूल का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इसे हम मिटा देते हैं और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे रिंग क्लोजर हो रहा है उस कार्बन पे, इस टर्मिनल कार्बन के जो दोनों कार्बन हैं वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, सीन है या सीस है, दोनों सेम साइड में है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट में अगर आप देख पाते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अबोव द प्लेन है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो भी होगा अबोव द प्लेन। ओके, इसका मतलब यहाँ पे भी दोनों क्या है, सीन है। अब देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन हुए वो अंदर की तरफ है, दोनों सीन है, प्रोडक्ट में भी दोनों सीन है। इसका मतलब रिएक्टेंट में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन की वो स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी प्रोडक्ट में भी। इसका मतलब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आया है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 4n+2 सिस्टम में डिस रोटेटरी रोटेशन हो रहा है जो कि थर्मल कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे थर्मल कंडीशन में क्या होगा, देखो थर्मल कंडीशन में 10 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर होगा और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है और ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब नाइट्रोजन लोन पेयर नहीं है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो होगी एरोमेटिक, ये प्लेनर भी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन भी होता है तो ये एरोमेटिक बन जाती है। ठीक है, अगर इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होती तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाती। ठीक है, जो कि एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। अगर आप देखते हो ये वाली सिस्टम नाइट्रोजन
ओ क्या गलत हो गया, ओके ठीक है। सेवन मेंबर अब हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो 7 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम होती है वो होती है अज़ेपाइन 1 2 3 4 5 6 हो गया, ओके। तो ये NH है इस तरह से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये होते हैं अज़ेपाइन। ये जो है वो एरोमेटिक नहीं है, ओके। ये क्या है, ये है एंटी एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में होती है, इसलिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होती है, इसमें डिलोकलाइजेशन भी है, प्लेनर भी होती है, तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो है वो एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो सल्फर की लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो देखो 2 4 6 8 और ये 2 मिला के 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हुकेल रूल को फॉलो करती है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है और ये एरोमेटिक हो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने हैं, 6 पाई बॉन्ड्स है, तो इसमें हो जाएंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो है वो बनेगी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये क्या होगी, एंटी एरोमेटिक होगी। तो इस तरह से ए और बी जो है वो दोनों क्या है, एरोमेटिक सिस्टम्स है। ए और बी दोनों एरोमेटिक सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व इन द प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। जिसने बताया है कि ये प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 एनएमआर में कितने सिग्नल्स आएंगे इस कंपाउंड के, ये आपको बताना है। अब प्रोटॉन डीकपल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन 13 एनएमआर में कार्बन जो है वो प्रोटॉन के साथ कपलिंग नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोटॉन डीकपल्ड बोला गया है। तो यहाँ पे सिर्फ आप कार्बन पे को कंसीडर करोगे और उसके बाद उसके कितने सिग्नल्स आएंगे ये आप यहाँ पे बताने वाले हो, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कार्बन 13 में आप देखते हो कि कितने डिफरेंट टाइप्स के क्या है कार्बन है, उसके ऊपर आप निकालते हो कि कितने सिग्नल्स आएंगे। तो चलो देखते हैं इस कंपाउंड में कितने सिग्नल्स अभी आने वाले हैं। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कुछ प्लेन्स डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्बन जो है वो सेम इन्वायरमेंट में है। अभी देखो यहाँ से आपने एक प्लेन डाल दी, इससे क्या हो गया, ये जो कंपाउंड है वो 2 पार्ट में कट हो गया। अब देखो यहाँ से ये जो कार्बन है ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ पे ये जो है वो इसके साथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। तो आगे चल के देखो और भी इसमें कुछ प्लेन्स पॉसिबल है जिसे हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे डाल दोगे आप, यहाँ से देखो इस तरह से ये प्लेन डाल दिया आपने, ओके। अब इससे क्या पता चला आपको, देखो ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। ये इसके ओके ये नहीं हाँ ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसी के साथ देखो ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से प्लेन डाल दी और अब और एक प्लेन डाल के देख लेते हैं जो पॉसिबल है। अब देखो यहाँ से और एक हम प्लेन ए से डाल सकते हैं, इससे देखो क्या होगा, ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो है वो इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा और ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कितने टाइप के कार्बन हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अंदर जो 5 मेंबर रिंग है उसमें कार्बन देखते हैं। अब देखो ये जो सबसे पहले रेड लाइन देखो, इससे ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से बीच में से अगर आप लाइन डाल देते हो तो इसमें ये इसके साथ रिफ्लेक्ट
हो रहा था। अब जब आप ये वाली प्लेन डालते हो तो ये भी इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जब आप तीनों प्लेन को कंसीडर करते हो तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो बीच में 5 मेंबर रिंग पे जो भी कार्बन्स है वो सभी के सभी इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के साथ तीनों प्लेन्स के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। समझ गए आप इसमें देख सकते हो कि कौन सा किसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसी तरह से पांचों के पांच कार्बन क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 5 मेंबर पे, इस 5 मेंबर में जो जितने भी कार्बन है उनका एक ही सिग्नल यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कार्बन है, ओके, ये जो कार्बन है ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, अब ये इसके साथ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, अब ये इसके साथ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये किसके साथ रिफ्लेक्ट होगा, देखो ये इसके साथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो जितने भी कार्बन्स हैं, ठीक है, अब ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों मिलके, ओके, ये दोनों मिलके मतलब ये और ये भी हो गया, ये और ये भी हो गया, ये भी, ये, ओके, और ये सभी मिला के एक सिग्नल दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो इस बीच में दो कार्बन है, इस 6 मेंबर रिंग पे यहाँ पे बीच में जो दो कार्बन प्रेजेंट हैं वो क्या दिखाएंगे, सेम सिग्नल दिखाएंगे हर एक 6 मेंबर रिंग में। ठीक है, समझ गए आप। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो टर्मिनल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे जो टर्मिनल पोजीशन है ये वाली और ये वाली, अब देखो ये इसके साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसके साथ भी, यहाँ पे इसके साथ भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, अब ये इसके साथ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके साथ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है ये और एक सिग्नल दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से इस गिवन कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के कार्बन कितने हैं, डिफरेंट टाइप के बस 3 ही कार्बन हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 सिग्नल्स आने वाले हैं। कहाँ पे, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा में। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन 3 होगा ये इसके लिए करेक्ट होने वाला है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। The correct order for the magnitude of heats of formation for the following structure is, यहाँ पे इसने बताया कि heat of formation following structures के लिए क्या होगा। ठीक है, ये आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, और यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये जो एक कंपाउंड है ये है एडमेंटिन, ठीक है, जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ओके, ये क्या है, स्टेबल है। ओके, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। हीट ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे, या फिर आप बोल सकते हो हीट ऑफ फॉर्मेशन, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही हीट ऑफ फॉर्मेशन उस आइसोमर का या फिर कंपाउंड का सबसे ज्यादा होगा। तो हमें यही देखना था यहाँ पे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, तो देखो ये जो एडमेंटेन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और उसके बाद ये इसके दो आइसोमर्स है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये ही होने वाला है, इसका मतलब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जब आप ए से सी तक के यहाँ पे आते हो तो देखो या इसने क्या किया है, यहाँ से ये बॉन्ड कट करवा के यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ से कट करके यहाँ पे जोड़ दिया है। अब जो कि इसने यहाँ पे जोड़ दिया था, ठीक है, अब देखो हुआ क्या है इससे, देखो जब आप एडमेंटेन देखते हो तो हर तरफ 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इस साइड में भी 6 मेंबर है। तो यहाँ पे एडमेंटेन में सभी की सभी क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन किया हुआ है, और उसी से आपका एडमेंटेन बनता है। पर जब आप इस वाले स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनाओगे, ये बॉन्ड तोड़ के जब यहाँ पे अब जोड़ दोगे तो देखो यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन है। ठीक है,
इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो थोड़ा ज्यादा आएगा किसके कंपैरिजन में, एडमेंटिन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। अगर हम बात करें बी की, तो देखो बी में क्या है, बी में देखो यहाँ पे भी एक 5 मेंबर रिंग है। ओके, इस साइड में भी एक 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे भी एक 5 मेंबर रिंग बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में और इसमें और ज्यादा स्ट्रेन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये और ज्यादा अनस्टेबल है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे कम होगा। तो ए का हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, सी, उसके बाद सी होगा और सबसे कम जो ईटा फॉर्मेशन होगा वो बी का यहाँ पे होने वाला है। तो याद रखना, हीट ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो ऑप्शन, जो ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे हम रुकने वाले हैं। आगे वाला वीडियो जो आएगा उसमें मैं बताऊंगा पार्ट सी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है विद सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।